जय हिंद फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी एक सीरीज है यूरोपियों का भारत में आगमन। देखिए अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अगर मैं यूरोपियों के आगमन की बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको अब तक 3 कंपनी आपको पढ़ा चुका हूँ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने अभी तक दोस्तों आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट नहीं पढ़ाई है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे की कंपनियों के साथ में मैं आपको मिला के पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर बात करी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वोच्च साबित होती है और वो सारी की सारी कंपनियों को यहाँ से भगा देती है और अंत तक दोस्तों यहाँ पर शासन करती है। अगर दोस्तों बात करी जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी ब्रिटेन में। लेकिन भारत में अगर बात करी जाती है स्थापना की दोस्तों, तो भारत में स्थापना इसकी 1608 ईस्वी में हुई है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी थी, 217 भागीदार थे, 3133 पाउंड की पूंजी लगाकर यह कंपनी भारत में आई थी बिजनेस करने के उद्देश्य से। देखिए अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की बात करूं, तो यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे ट्रेंड थे और एक तरीके से अनुशासित थे। और देखिए ब्रिटिश का पूर्णतः इसे एक तरीके से पूर्णतः इसके ऊपर दोस्तों नियंत्रण भी था और इसे छूट भी दे रखी थी प्राइवेट कंपनी होने के नाते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजनीतिक और व्यापारिक निर्णय लेने में खुद सक्षम थी ये कंपनी। वहीं आगे आने वाली फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, तो वो एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी वो अपने निर्णय लेने में खुद डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि अगर मैं फ्रांस की बात करूं और दोस्तों ब्रिटेन की बात करूं, तो फ्रांस और ब्रिटेन को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रांस और ब्रिटेन की अगर दोस्तों बात करी जाए, तो फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे के सारे देश आपको पड़ोसी देश हैं। लेकिन ब्रिटेन की अगर आप कंडीशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, तो दोस्तों ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और ब्रिटेन की जो नौसेना है वो सबसे शक्तिशाली है। इसी कारण ब्रिटेन की जो नौसेना दोस्तों सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जो देश खुद पानी से सबसे चारों ओर से घिरा हो, तो उसकी नौसेना ऑटोमेटिकली पावरफुल होगी, क्योंकि वो लोग हमेशा दिन रात पानी में एक्टिविटी करते रहते हैं। वहीं अगर मैं फ्रांस की बात करूं, पुर्तगाल की बात करूं, स्पेन की बात करूं, मिस्र की बात करूं और देशों की बात करूं दोस्तों, जर्मनी की बात करूं, तो ये देश ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पड़ोसी हैं और एक दूसरे से टच हैं इनकी सीमाएं। ये आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। और देखिए ब्रिटेन की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ब्रिटेन बनियों का देश कहा जाता है। वो इनकी लड़ाइयों से दूर रहता है, वो अपने आप को बनाने का काम करता है। हालांकि फ्रांस में देखिए बहुत सारे तानाशाह हुए हैं जो कि उस टाइम ब्रिटेन से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, और अगर उनकी रणनीतियाँ सही नहीं होती तो वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ देते। आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, इन लोगों ने दुनिया की नाक में दम कर दिया था। फ्रांस के तानाशाह थे दोस्तों ये, और इनकी रणनीतियाँ ऐसी थी कि फ्रांस कंगाल हो गया था। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं, थोड़ा सा विश्व की ओर बात कर लेते हैं। देखिए 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हो चुका है। 1776 ईस्वी में दोस्तों अमेरिका आज़ाद हो चुका है। ठीक है, देखिए अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं दोस्तों, 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हो चुका है। मतलब अमेरिका ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका है, अमेरिका ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका है। और अमेरिका को आज़ादी दिलाने में फ्रांस की अहम भूमिका थी। फ्रांस की दोस्तों अहम भूमिका थी अमेरिका को आज़ादी दिलाने में। वहीं अगर बात करते हैं देखिए 1757, उसके बाद में युद्ध होता है 1764। ठीक है, ये भारत में वो युद्ध है जिसके बाद में कंपनी भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेनी स्टार्ट कर देगी। और जब अमेरिका जैसा बड़ा उपनिवेश देश उसके हाथ से निकल गया है, तो वो पूर्णतः ध्यान अपना भारत की ओर लगाने की कोशिश करेगी और भारत को हाथ से निकलने की कहीं से कहीं तक भी दोस्तों मंशा नहीं है। इनका कंप्लीट ध्यान भारत की ओर है और ये सोचेंगे कि भी भारत हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत अमीर और धनाढ़ देश था उस टाइम, सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था। अब बात करते हैं देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में दोस्तों कौन कौन सी कंपनी आती है और वो लोग कितने दिन तक टिकते हैं। और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी,
जो डेनिस आएंगे, जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, वो लोग क्यों भारत से जाते हैं, क्यों वो लोग अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाते हैं, उनके अंदर क्या कमियां थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऐसी क्या खूबियां थी जो भारत में अंत तक दोस्तों शासन करती है। सारे के सारे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों सभी से एक गुजारिश है, जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखिए दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में। डेनमार्क की कंपनी है, 1616 ईस्वी में आती है, 1616 ईस्वी में आती है, सुल्तान आती बंगाल में। ठीक है, और उसका जो गवर्नर था वो था डेस्टमान। इसके बाद में आते हैं दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटलेस। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फ्रांस की कंपनी है, और उसका उस टाइम जो शासक है लुई 14वां शासक है, जिसका जो मंत्री है वो कोलवर्ट मंत्री है दोस्तों, कोलवर्ट मंत्री है इसका। और ये आती है भारत में 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में आती है, और इसने अपना जो मुख्यालय बनाया वो सूरत में बनाया दोस्तों, सूरत में बनाया है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी है, इसे इतनी छूट नहीं है, इसे इतने अधिकार नहीं है, ये अपने निर्णय लेने में इतनी सक्षम नहीं है जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ना ही दोस्तों अगर मैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में कोई सक्षम गवर्नर, जो भी इनके गवर्नर जनरल आते हैं वो होंगे। सिर्फ डुप्ले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी नाम मात्र के गवर्नर जनरल होते हैं जो कि अयोग्य होते हैं। वहीं अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक से एक धनुर्धर गवर्नर जनरल आता है, एक से एक लीडर आता है जो कि अपनी कंपनी को आगे तक लेके जाता है। देखिए लीडर और अधिकारी और नेता ये अहम योगदान देते हैं देश को आगे ले जाने में। आप चाहे कितना भी, आपका देश कितना भी आगे क्यों नहीं है, जब तक आपके पास एक अच्छा लीडर, आपके पास एक अच्छा सेनापति, आपके पास एक अच्छा नेता नहीं है, तब आप वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते जिससे आपसे आशा की जाती है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों भारत में जो यूरोपीय कंपनी है उनका जो क्रम है वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में दोस्तों डच लोग आते हैं, उसके बाद में ब्रिटिश आते हैं, उसके बाद में डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। अगर मैं स्थापना की बात करूं तो दोस्तों देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यूरोप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई थी, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में आती है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं लोकेशन की बात कर लेता हूं। देखिए अगर हम मैप देखते हैं तो मैप के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्यों दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन की कंपनी इतनी शक्तिशाली क्यों थी, वहां की नौसेना इतनी शक्तिशाली क्यों थी, जो पुर्तगाल, डेनिश, फ्रांस इन लोगों को भी पछाड़ देती है। देखिए लोकेशन देख लेते हैं एक बार, लोकेशन कहाँ भाई। अगर आप लोकेशन देखते हैं दोस्तों तो लोकेशन देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम जो कि पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी है। बाकी देखिए ये दोस्तों फ्रांस है, ये स्पेन है, ठीक है, ये जर्मनी है। बाकी जितने भी ये तो देश हैं ये सारे के सारे एक दूसरे की सीमाओं से लगे हुए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपस में हमेशा लड़ती रहती हैं और अपना पैसा और जो अपनी शक्ति है वो वेस्ट करती रहती हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करी जाए तो ब्रिटेन बिल्कुल शांत रहता है, बनियों का देश, लड़ाई झगड़े से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अपने उपनिवेशों पर ध्यान देने का काम करता है। सिर्फ एक उपनिवेश इसके हाथ से निकल गया है अमेरिका, बहुत अच्छा खासा था अमेरिका भी। दूसरा उपनिवेश भारत, जिसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। और ब्रिटेन का जो ध्यान है वो कंप्लीटली पूर्वी हिस्से पर हो जाता है, पूर्वी एशिया पर हो जाता है, जिसमें भारत, चीन ये हिस्से पड़ते हैं। भारत को ब्रिटेन बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी खोना नहीं चाहता था दोस्तों। ठीक है, इसलिए वो भारत पर अपनी कंप्लीट अटेंशन बढ़ा देता है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए डेनिश लोग आते हैं भाई, डेनिश के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेनिश की अगर बात करूं तो अंग्रेजों के बाद में डेनिश आते हैं, 1616 ईस्वी में भारत आते हैं और 1620 ईस्वी में डेनिशों ने
तंजौर के त्रावणकोर में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1620 में। तंजौर के त्रावणकोर में डेनिस अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं, ये अपनी सारी की सारी फैक्ट्रियाँ, अपने सारे के सारा सामान ये अंग्रेजों को बेचकर दोस्तों यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सारे के सारे जितने भी इनके फैक्ट्रियाँ वगैरह थी वो बेचकर चले जाते हैं। ठीक है, अब बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के सेरामपुर में, पहली तंजौर के त्रावणकोर में, दूसरी 1676 में इन्होंने स्थापित की है सेरामपुर में। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपनी व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। देखिए, इन्होंने अपना व्यापार, डेनिश लोगों ने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित कर लिया है। ठीक है, और 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचने के बाद में ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, जिन्होंने कोई कंपटीशन नहीं करा, अपनी सारी की सारी संपत्ति ब्रिटिशर्स को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। मतलब कहा जाए तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को समर्थन अपना दे दिया। उसके बाद में आती है फ्रांसीसी कंपनी। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी जब आती है दोस्तों, तो इसका जो शासक है फ्रांस का उस टाइम लुई 14वां है। देखिए, लुई 14वां फ्रांस का शासक है और उसका जो मंत्री है कोलबर्ट है। देखिए, उसका जो मंत्री है कोलबर्ट है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये कंपनी ऐसी थी जिसमें लुई 14वें ने खुद अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर ये कंपनी भेजी हुई थी। ठीक है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पैसा इसमें लगा हुआ था वो लुई 14वें का ही लगा हुआ था। ठीक है, देखिए, इस कंपनी का जो नाम था वो था कंपनी द इंडेस ओरियन लेस की स्थापना की गई है। फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचते हैं। ये सबसे पहले मेडागास्कर द्वीप पहुंचते हैं, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में ये फेल हो जाते हैं। मेडागास्कर पहुंचते हैं फ्रांसीसी कंपनी सबसे पहले, लेकिन वहां उपनिवेश स्थापित करने में ये फेल हो जाते हैं। अब फ्रांस का दूसरा दल आता है। फ्रांस का दोस्तों दूसरा दल आता है 1667 में। फ्रांस का दूसरा दल 1667 में रवाना होता है। कब रवाना होता है? अभी 1667 में रवाना होता है। ठीक है, जिसका जो नायक है वो है फ्रैंको केरो। फ्रैंको केरो के नेतृत्व में, देखिए, फ्रांसीसियों की एक फ्रैंको केरो है इसका लीडर। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 में फ्रैंको केरो द्वारा सूरत में स्थापित की जाती है। देखो, फ्रैंको केरो ने फ्रांसीसी की पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की है 1668 में। ये ध्यान रखना है आपको कि फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री, पहली कोठी कहाँ स्थापित होती है? सूरत में स्थापित होती है। सन आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखना चाहिए तो 1668 में स्थापित हुई थी। अब 1772 में क्या होता है? अभी देखिए, फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ और डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ। हार जाते हैं ये और इनके हाथ से सेंट टोमे भी निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब होता क्या है। देखिए, 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलांग दे लेस्पिले ने बेलिंगकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त कर फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। ये पांडिचेरी की स्थापना करते हैं। ठीक है, यह पूर्ण रूप से किलाबंद था। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इसी बस्ती का प्रमुख नियुक्त होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रांसीसियों के बीच में और जो ब्रिटिशर्स हैं इनके बीच में कंपटीशन होता है, और कौन इस कंपटीशन में जीतता है, और क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज जीतते हैं, और क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से दोस्तों फ्रांसीसी हारते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, दोस्तों देखिए यहां पर अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष होता है, जो कि कर्नाटक के 3 युद्धों के साथ शुरू होता है, जिसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है और कर्नाटक का दोस्तों तृतीय युद्ध होता है, और अंत में एक वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी पूर्ण रूप से अंग्रेजों से हार जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अंग्रेज भारत में 200 साल तक यहाँ बिजनेस करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए जो कर्नाटक के युद्ध हुए हैं दोस्तों, ये कर्नाटक के युद्ध दक्षिण भारत में, देखिए दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता और व्यापार
स्थापित करने के लिए हुए थे। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं दोस्तों, देखिए 1764 उस टाइम दोस्तों भारत में आप देख सकते हैं उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन्हें कंट्रोल कर पाती, क्योंकि औरंगजेब के बाद में जितने भी शासक हुए हैं वो सारे के सारे अयोग्य थे, कमजोर थे, जो इनका सामना शायद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें आपस में कलह इतनी रहती थी कि वो आपस के परिवार के झगड़ों से ही कभी नहीं निपटते थे। अब अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दोस्तों दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्ध होते हैं, जिसमें यह साबित होता है कि भारत में कौन शासन करेगा और कौन शासन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 1748 ईस्वी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप के लिए था। अब देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या होता है। अभी एक ब्रिटिश अधिकारी है जो कि फ्रांसीसी जहाजों को कब्जे में कर लेता है, उन्हें लूट लेता है। देखिए ब्रिटिश अधिकारी, देखिए इनकी चाल देखिए, ये दिमाग से बहुत तेज थे। एक ब्रिटिश अधिकारी क्या करता है, फ्रांसीसी जहाजों को कब्जे में कर लेता है, लूट लेता है, और बदले में फ्रांसीसी अधिकारी क्या करते हैं, वे मद्रास को कब्जे में कर लेते हैं। मद्रास, चेन्नई, मद्रास को कब्जे में कर लेते हैं, मद्रास पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अब देखिए मद्रास का जो शासक था उस टाइम अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन अंग्रेजों के उस टाइम कंट्रोल में था। अनवरुद्दीन कहता है अभी मद्रास को छोड़ दो, अंग्रेज मद्रास को आप छोड़ दो। अब इसी बात को लेकर दोस्तों दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें अगर बात करी जाए तो एक तरफ फ्रांसीसी हैं और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन है दोस्तों। अब देखिए अनवरुद्दीन की जो सेना है वो काफी बड़ी सेना है, 10,000 की सेना है उसके पास में। वहीं फ्रांसीसियों के पास में सिर्फ 1,000 की सेना है। लेकिन 1,000 की सेना वो भारत के लोगों से ज्यादा ताकतवर शामिल होती है, क्योंकि भारत के लोग उस टाइम ट्रेन नहीं थे, वेल ट्रेन नहीं थे, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। इसलिए फ्रांसीसी जीत जाते हैं युद्ध में, और भारत की जो सेना है उसका खोखलापन सामने आ जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन की सेना का जो खोखलापन है वो सामने आ जाता है, क्योंकि हमारे पास में हम अच्छी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेन नहीं थे, वेल ट्रेन नहीं थे, और ना ही हमारे पास में हथियार थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस युद्ध में फ्रांसीसी जीत जाते हैं, और अंग्रेज देखिए पीछे से वार करते हैं। अंग्रेज सामने नहीं आते हैं, अभी भी अंग्रेज दोस्तों सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वो पहले अपने शत्रु को देखते हैं कि हमारा शत्रु आखिर में है कितना शक्तिशाली। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1746 से 1748 में होता है, और ये भी यूरोप के तर्ज पर होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप की बात करूं तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि अमेरिका को आजाद कराने में फ्रांस ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्रिटेन उपनिवेश अपने हाथ से खो रहा था। ठीक है, तो इनमें युद्ध होता है ऑस्ट्रिया का युद्ध। देखिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के प्रारंभ होने से यूरोप में युद्ध प्रारंभ होता है, तो यहां के लोग भी, भारत के लोग भी, जो अलग अलग, ठीक है, दोनों देशों से संबंध रखते थे, फ्रांस से भी संबंध रखते थे और ब्रिटेन से भी संबंध रखते थे, ये भी आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आप, ऑस्ट्रिया के युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध से भारत में कर्नाटक का युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1746 से 1748 में हुआ। और दोस्तों ये यूरोप में एक एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, उसी से भारत में भी ये युद्ध थम जाता है। यूरोप में होती है एक्स-ला-शापेल की संधि, भारत में भी इस युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 1748 में एक युद्ध होता है सेंट थोमे का युद्ध, जो कि अडियार नदी के तट पर है। किन किन के बीच में होता है, देखिए अनवरुद्दीन के बीच में होता है। कर्नाटक का नवाब उस टाइम अनवरुद्दीन था, जो कि अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के एक तरीके से कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। ठीक है, अनवरुद्दीन था, जिसका जो सेनापति है वो है दोस्तों महफूज खान, जिसका सेनापति महफूज खान है। अब देखिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम डुप्ले था, योग्य सेनापति है डुप्ले। ठीक है, इसका जो सेनापति है दोस्तों ये है पैराडाइज, इसका सेनापति दोस्तों क्या है भाई, पैराडाइज। अब इसमें क्या होता है, अभी देखिए अगर मैं अनवरुद्दीन की बात करूं तो अनवरुद्दीन के पास में 10,000 की सेना होती है, वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में सिर्फ 1,000 की सेना होती है। लेकिन ये वाली जो सेना है वो वेल ट्रेन है, इनके पास अच्छे हथियार हैं। ठीक है, और इन्होंने रणनीति से युद्ध किया है, तो ये वाली सेना जीत जाती है और यहाँ जो अनवरुद्दीन है वो हार जाता है। ठीक है, यूरोप में एक संधि होती है, ऑस्ट्रिया का जो युद्ध
उत्तराधिकार का युद्ध है एक्स-ला-शापेल की संधि। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, देखिए ये संधि पूछी जाती है, इनका क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ है और जो यूरोप के अंदर यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ है वो एक्स-ला-शापेल की संधि से खत्म होता है। तो भारत के अंदर उसी संधि को माना जाता है और भारत के जो लोग हैं वो भी दोस्तों लड़ना बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है 1746 से 1748 में प्रथम युद्ध, अगले साल को कोई गैप नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है 1749 से 1754 ईस्वी। 1749 से 1754 ईस्वी, देखिए फ्रांस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फ्रांस बर्बाद हो गया था उस टाइम यूरोप में, क्योंकि उसने इतने युद्ध लड़े कि उसकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल चरमरा गई थी। वहीं ब्रिटेन की अगर बात करी जाए तो ब्रिटेन बिल्कुल शांत रहने वाला था, वो युद्ध लड़ता नहीं था, और अगर युद्ध लड़ता भी था तो अपना सारा का सारा पैसा हारने वाले से वसूल लेता था। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी इतनी नहीं चरमराई, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा दोस्तों कि ब्रिटेन भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन भी परेशान हो जाएगा, और जब ब्रिटेन परेशान होगा दोस्तों तब अमेरिका अपना निर्माण करेगा। देखिए व्यक्ति को हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, क्योंकि कब उसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। एक क्षण ऐसा आता है जो आपको बना देता है कभी कभी। ठीक है, अमेरिका जो कि खुद ब्रिटेन का उपनिवेश था, एक बार को इतना अपना माल सप्लाई करेगा ब्रिटेन को, इतना माल सप्लाई करेगा यूरोप को, पैसा ब्याज पर देगा, तब जाकर दोस्तों अमेरिका महाशक्ति बना है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जो ज्यादा लड़ाई बाजी के चक्कर में पड़ता है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, वो ढह जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, वहीं देखिए अगर ब्रिटेन की बात करूं, यूरोप की बात करूं, तो यूरोप पहले ऐसा था जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन आज का यूरोप देखिए बिल्कुल शांत रहता है, किसी से बोलता नहीं है, अपना फॉर्मेशन करने में लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने वो चीज़ पहले से ही सही है, उसने सीख ली है अपने पीछे बीते हुए कल से। देखिए कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो 1749 से 1754 में होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, देखिए ये भी दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप और व्यापार करने के उद्देश्य से दोस्तों ये युद्ध होता है, जिसमें एक हैदराबाद दोस्तों और एक कर्नाटक। इसमें फ्रांसीसी अपने गुट के साथ होते हैं और अंग्रेज अपने गुट के साथ होते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अनवरुद्दीन, जिसका जो साथ है वो अंग्रेज देते हैं, और अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव योग्य सेनापति है बहुत। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव देखिए अनवरुद्दीन का साथ देता है, ये कर्नाटक का नवाब, इसे कर्नाटक का नवाब बनाने का वादा करता है रॉबर्ट क्लाइव कि हम आपको कर्नाटक का नवाब बना देंगे। ठीक है भाई, अब डुप्ले कहता है भाई चंदा साहब, हम आपको चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाएंगे, डुप्ले बोलता है। हैदराबाद की अगर बात करी जाए तो दोस्तों हैदराबाद में साथ देते हैं नासिर जंग जो कि निजाम है। ठीक है, क्लाइव साथ देता है रॉबर्ट क्लाइव, वहीं डुप्ले साथ देता है मुजफ्फर जंग का। डुप्ले किसका साथ देता है दोस्तों, मुजफ्फर जंग का साथ देता है। इस युद्ध के अंदर भी दोस्तों क्या होता है, अभी अंग्रेज हार जाते हैं और चंदा साहब को नवाब बना दिया जाता है, मुजफ्फर जंग को भी नवाब बना दिया जाता है दोस्तों। तो दूसरा युद्ध ऐसा होता है जिसमें फ्रांसीसी एक तरीके से सफल होते हैं, फ्रांसीसी सफल होते हैं और अंग्रेजों को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि कुछ केस ऐसा होता है आगे आने वाले समय में फ्रांसीसी सरकार एक बहुत बड़ी कमी करती है, वो डुप्ले को वापस बुलाने का काम करती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ से एक योग्य सेनापति जाता है, उसके बाद में अयोग्य सेनापति आ जाते हैं, उनके पास में वो क्षमता नहीं थी जो डुप्ले के पास में थी। डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत संघर्ष किया था, कड़ा संघर्ष था उसका, लेकिन वो सारा का सारा पानी फिर जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ऊपर से ऑर्डर आता था फ्रांस से और वो ऑर्डर आपको मानना पड़ता था। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसे खुद अपना राजनीतिक और आर्थिक अधिकार लेने का अधिकार है, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ये अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी सबसे बड़ी भूल होती है डुप्ले को वापस बुलाने की। बाद में देखिए हैदराबाद से जो इनका काउंट भी लाली है वो भी सेनापति को बुला लेता है, उसके बाद में अंग्रेजों का हैदराबाद पर कब्जा हो जाता है और जो क्षेत्र इन्होंने जीता था दोस्तों फ्रांसीसियों ने, वो इनके हाथ से आसानी से निकल जाता है। तो इनकी जो जीत है वो ज़्यादा समय तक इनके पास में नहीं रहती है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए
कर्नाटक का होता है अभी तीसरा युद्ध। कर्नाटक का दोस्तों होता है तीसरा युद्ध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर मैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध की बात करूं तो 1756 से 1758 से 1763, देखिए 1758 से 1763 तक ये चलता है। लेकिन यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध है, 7 साल वाला युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से 1763 तक चलता है, ये भी जब ही स्टार्ट होता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का रूप। यहाँ पर भारत में दोनों शक्तियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है जो 1756 से 1763 तक चलता है। अब देखिए भारत के अंदर भी 2 साल बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हो जाता है, वही दोनों शक्तियां हैं। 1758 से 1763, 2 साल बाद भारत में लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जिसमें क्या होता है अभी देखिए गोडेहू सेनापति आता है डुप्ले के बाद में, उसके बाद में आता है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली आता है दोस्तों, ठीक है, मुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाने का काम करता है काउंट डी लाली, जो कि उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसके बाद में अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है हैदराबाद, ठीक है। अब एक युद्ध होता है भाई वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच में, आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी पूर्ण रूप से हार जाते हैं और इनके बीच में संधि होती है। देखो संधि के द्वारा दोस्तों फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व है वो धीमे धीमे कम होने लगता है और भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों वो आने वाले समय में 200-250 साल तक बिजनेस करने का काम भारत में दोस्तों करती है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा संक्षिप्त आपको व्यू दिया है कि भारत में कौन शासन करेगा और कौन शासन नहीं करेगा। देखिए अब मैं दोनों के हार जीत के मुद्दे बता देता हूं कि क्यों, देखिए कारण बता देता हूं कि ब्रिटिशर्स क्यों आ रहे भाई। देखिए ब्रिटिशर्स क्यों जीते, BEIC जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्यों जीती भाई। देखिए अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है, वहां की नौसेना अधिक शक्तिशाली है। देखिए पहली बात तो नौसेना अधिक शक्तिशाली है क्योंकि ब्रिटेन की जो लोकेशन है वो ऐसी है जहां पर एक अच्छी नौसेना ही काम करेगी, ठीक है भाई। वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और जो व्यक्ति जिसका घर ही चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तो वो तैरना तो अच्छा जानेगा और उसके पास में जो जहाज होंगे वो भी उन्नत किस्म के होंगे। उसकी लोकेशन से डिपेंड करा, जिससे वो नौसेना में अधिक शक्तिशाली थी। दूसरी बात प्राइवेट कंपनी थी। देखिए प्राइवेट कंपनी थी भाई, प्राइवेट कंपनी थी दोस्तों, प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ में इसमें लोगों की पूंजी भी थी लगी हुई, भागीदार थे लोग, 217 भागीदार थे। अब जब भागीदार होते हैं तो उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया, बिजनेस किया, ठीक है। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी आने वाले समय में इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि सरकार को इसे भंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग खुद ही फायदा उठाने के फिराक में लग गए थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ की जो सेना है वो एक तरीके से वेल ट्रेन है, अनुशासन रखती है और सुसज्जित भी है। और इसके पास में ऐसे ऐसे योग्य अधिकारी आते हैं जो कि इसकी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में दोस्तों अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण रहे हैं ब्रिटेन के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जीती है। देखिए बाकी जो कंपनियाँ थी वो सिर्फ समुद्र तट के किनारे ही अपनी फैक्ट्रियाँ बनाती थी, लेकिन दोस्तों ये कंपनी ऐसी है जो कि समुद्र तट के साथ साथ स्थलीय मार्ग पर भी, देखिए आगरा तक में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने का काम किया है, क्योंकि समुद्र तट के किनारे आपको वो इतना बिजनेस नहीं मिल सकता जितना आप अंदर आकर कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसे अमीर क्षेत्रों को भी देखा जैसे बंगाल, सूरत, ठीक है। और आने वाले समय में इन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का काम दोस्तों किया है। तो इनके अनेक कारण थे जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर लेता हूं, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों हारी। देखिए फ्रांस जो है बहुत अच्छा और ताकतवर देश था, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन दोस्तों फिर भी ब्रिटेन पर कोई भी देश डायरेक्ट रूप से हमला करने से बचता था, क्योंकि अगर कोई देश ब्रिटेन पर डायरेक्ट हमला करेगा तो उसे एक अच्छी नौसेना चाहिए। भाई किसी और देश के पास में इतनी अच्छी नौसेना नहीं थी, वो सिर्फ ब्रिटेन के पास में थी, क्योंकि ब्रिटेन तो पानी का देखा जाए तो कलंदर था। भाई जिसका घर पानी के अंदर है
वो तो दिन रात एक्सपर्ट होगा पानी में, ठीक है। तो ये लोग पानी में एक्सपर्ट थे। इन लोगों के पास में एक अच्छी नौसेना नहीं थी। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है वो सरकारी कंपनी है भाई दोस्तों, सरकारी कंपनी है। और उस टाइम जो शासक था वो था लुई चौदहवां। लुई चौदहवां शासक है। और देखिए लुई चौदहवां आने वाले समय में डूब जाएगा एक भ्रष्ट शासक के रूप में, और उसका भी पतन होगा। देखिए दोस्तों ये कंपनी ऐसी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें 75% पैसा यहाँ के राजा का था। जब राजा डूबेगा तो कंपनी तो ऑटोमेटिक ही दोस्तों डूब जाएगी। देखिए अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी जाए तो यहाँ पर सभी लोगों का पैसा है, भागीदार काफी सारे हैं। यहाँ पर 75 से 80% पैसा शासक का है, यहाँ के शासक का है। अब आगे आने वाले समय में जो शासक होंगे, फ्रांस के अंदर लड़ाई चलेगी, कलह होगा, जिससे कंपनी दोस्तों डूब जाएगी। और जो यहाँ की सरकार है वो कंपनी पर ध्यान देने में असमर्थ रहेगी, ठीक है। बाकी इसके पास में योग्य सेनापति नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति था डुप्ले, जिसे इन्होंने वापस बुला लिया था। उसके बाद में जितने भी सेनापति इनके आएंगे वो इतने योग्य नहीं है। इस कारण दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी अंत नहीं हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत दिनों तक शासन करेगी। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनके बाद में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू करेगी। और 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देखते हैं तो आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।